ओके, आप लोग का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ सीपैक एडीबी बिजनेस मैनेजमेंट में। आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। प्रीवियसली हम इसके बारे में थोड़ी बहुत हाइलाइट्स ले चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इन डेप्थ इसके बारे में देखना है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ सीपैक, ये सीपैक क्या है और इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिकली कैसे ये हेल्प आउट कर सकता है और किस वजह से ये डिफरेंट कंट्रीज में इसको लेके आया जा रहा है। ये जो नया इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के अंदर फर्दर कितने प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मतलब जिसको कहते हैं कि हाईलाइट दूंगी कि आप एक ऑफिशियल मैप ऑफ सीपेक देख लें जो कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेटे ये चाइना की प्लेस है खंजराब पास, जहाँ से चाइना का बॉर्डर एक किस्म का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चाइना से लेके ओवरऑल ये जो आप लोग को बोल्ड लाइन नजर आ रही है, ये ओवरऑल हमारे गवादर तक पहुंच रही है। इनके पाकिस्तान के जितने शहर हैं उनको चाइना से लेके एंड लाइन तक, जहां पे अरेबियन सी बनता है, वहां तक ये चीज चाइना का सी पैक का जाल बिछाया गया है। ठीक है, इसकी नेटवर्किंग की गई है। अभी तो ये सिर्फ छोटी छोटी सी हाइलाइट्स है, इन डेप्थ इंशाल्लाह ताला हमने इसमें जैसे जैसे आगे फर्दर मूव करेंगे इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। इसके बाद ये एक छोटा सा मैं एक हाईवे नेटवर्क दिखा दूं आप लोगों को, सिर्फ एक हाईलाइट्स दिखा रही हूँ, ये क्या चीजें हैं, इनका क्या मकसद है, ये चीजें भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर की जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये आप हाईवे नेटवर्क देखें जिसके अंदर इन्होंने इनके ट्रैक्स शामिल हैं, ट्रेन शामिल होंगी अभी है नहीं लेकिन होंगी। ये सिर्फ इनके एक नेटवर्क है, इनकी प्लानिंग्स में शामिल है कि हमने अपने सीपैक का जो इनिशिएटिव लिया है इसको कैसे डिजाइन करना है इन द पाकिस्तान। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल सिंपल से हमारे ये फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे। यानी अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो नॉर्थ साउथ पे हमारे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स के अंदर अंदर कवर अप किया जाएगा। इसके बाद ही कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर हमारा विंड, सोलर, हाइड्रो और कोल प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। ये हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर को कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, कैसे ये सीपेक से रिलेटेड है, इन चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये मैप्स दोबारा से रिवाइज करवा दिए जाएंगे जब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। सिर्फ आप लोग एक शक्ल दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान में ओवरऑल सीपेक का नेटवर्क तेजी से तरक्की कर रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट होना चाहिए। उसकी क्या रीजंस होती हैं उसके बारे में भी आज आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी, सबसे पहला पेज जो आप लोग की किताब का पहला पेज है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में बता दिया है कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट का स्टार्ट करना है। अच्छा बेटे, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर जाने से पहले ना मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि चाइना ने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। ठीक है, बेसिकली 2 इनिशिएटिव्स थे। एक था सिल्क रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड का, और दूसरा उसका था कि एक उसने दूसरा जो वन बेल्ट रोड था उसको कवर अप किया था। उन दोनों रोड्स के इनिशिएटिव्स को कंबाइंड कर दिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। ये कहाँ था, कैसे था, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इसके ले लें कि 2013 के एंड पे चाइनीज प्रेसिडेंट जो था जिसको जिंग जिनपिंग का नाम से जाना जाता है, उसने एक चाइना का बहुत ही एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी या एक कहते हैं कि इकोनॉमिक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर उसने कहा कि हमारी जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और हमारी 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड है, हम उसको कलेक्टिवली एक जगह पे लेके आएंगे और हम उन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक नाम दे देंगे। वो नाम होगा वन बेल्ट वन रोड, जिसको ओबोर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज थोड़े से होंगे कि ये ऊपर लिखा हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, और नीचे कह दिया गया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बेटे, BRI और ओबोर ये दोनों चीजें सेम है, ये एक ही प्रोजेक्ट के दो नाम है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, ये दोनों चीजें सेम है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि जिनपिंग ने क्या कहा था कि 2013 में उसने कहा कि मेरी जो दोनों प्लान्स है, एक सिल्क रोड का प्लान और दूसरा जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसके साथ हम एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव का आगाज कर सकते हैं। ये उसने कैसे किया था, अब इसकी मैं आपको हाइलाइट्स दिखाने लगी हूँ। अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन पे नजर आए तो ये एक दुनिया का एक छोटा सा मैप है जो कि शेयर किया गया है। यहाँ पर देखिए बेटे, रेड और ब्लू कलर में 2 लाइंस है। ठीक है, ये वही पिक्चर क्लियर करेगा अभी आपका कि ये देखें, ये चाइना है, यहाँ चाइना से ये एक स्टार्ट हो रही है, ये है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फर्दर ही क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी सिर्फ ये देखें कि चाइना ने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, एक था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट,
ठीक है, जो रेड कलर में है, एक था 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड का नाम दिया गया था उसको, ये ब्लू लाइन में है। अब ये चाइना ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेके गया है, मतलब इटली के आसपास जो वो कंट्रीज हैं उन तक इसके बॉर्डर्स, मतलब इसको इसका नेटवर्क वहां तक इसने कंटिन्यू किया। उसके बाद आगे इसने इसी रोड को, ये जो थी सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, उसको कनेक्ट कर दिया है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड के साथ। क्यों? क्योंकि उसने फर्दर डेवलपमेंट के गोल्स सेट कर लिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए उसने अपना नेटवर्क मजीद बढ़ा के वो ये चाह रहा है कि उसको दोबारा से चाइना की सरहदों के अंदर ले आया जाए। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे चाइना का पर्सपेक्टिव ये है कि हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली एक तो अपना नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे, दूसरा कंट्रीज के दरमियान में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। लेकिन ये क्या है, किस तरीके से, ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेटे एक चीज नोट करिएगा कि कुछ छोटे छोटे सर्कल में डॉट्स हैं, ये कुछ 11 डॉट्स हैं। 11 इसके मेन पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहां जहां पे इसके रोड के स्टेशन मौजूद हैं। ठीक है, आप इसको स्टेशन, आसान वर्ड्स में अगर कहूँ तो इसको स्टेशन के तौर पर ले सकते हैं। दोबारा मैं अपनी इसी पेज के ऊपर आऊंगी जहां पे मैं जिक्र कर रही थी कि ये जो सिल्क रोड थी और जो इकोनॉमिक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट थी, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जब, तो वो एक प्रोजेक्ट बन गया जिसको हम BRI भी कहते हैं, जिसको हम ओबोर भी कहते हैं। BRI से मुराद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जबकि ओबोर से मुराद है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन लैंड बीजिंग एम्स टू कनेक्ट द कंट्रीज अंडर डेवलप्ड इंटरलैंड टू यूरोप through Central Asia. This route has been dubbed the Silk Road Economic Belt. अच्छा बेटे, इसके पीछे ना ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है या ओबोर है, इसके पीछे मेन चाइना का जो गोल है वो यही है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल और अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है उनको बेटर बना सके। उनको बेटर दो तरीके से बनाया जा सकते हैं, या तो वो नेटवर्किंग करे या फिर वो ट्रेड करे। ठीक है, उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो अपनी सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक और आपको बता दूं कि बोर जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिक्स, क्या ये जियो स्ट्रेटेजी है या जियो इकोनॉमिक्स है? जियो का लफ्ज तो आप लोगों को पता है कि जियो का लफ्ज से मुराद है आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, क्या ये स्ट्रेटेजिकली ज्योग्राफी है या स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक है? कि इसको एक चाइना की सरहदें बढ़ाई जा रही हैं या फिर इसको इकोनॉमिकली चाइना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना दूसरे ममालिक से अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है? तो बेटे 2013 में बीजिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, आप लोग को नजर आ रहा होगा कि कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने एक पेरिफेरल डिप्लोमेसी का जिक्र किया था। अच्छा, पेरिफेरल डिप्लोमेसी क्या थी कि वो जिंक की एक छोटी सी वर्किंग थी जिसके अंदर उसने एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक वैल्यू को हाईलाइट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस लाइन। ये मैं इसकी लाइन थोड़ी सी रिपीट करूंगी। इसमें लिखा हुआ है, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन चाइनाज नेबरहुड इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिफेरल डिप्लोमेसी। पेरिफेरल डिप्लोमेसी की सबसे मेन पॉलिसी है कि चाइना के जितने नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कायम होनी चाहिए। ठीक है, वी मस्ट इनकरेज एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अच्छा, ये लफ्ज बड़ा आएगा यहाँ पे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो छोटी सी मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी आम अल्फाज में कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती क्या है। जब दो कंट्रीज के दरमियान या ज्यादा ममालिक के दरमियान ट्रेड के जो बैरियर्स हैं उनको कम कर दिया जाए या उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो उसको इस टर्मिनोलॉजी को कह देते हैं जी हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां जहां वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नाम आएगा तो समझ लीजिएगा कि जो उनके ट्रेड बैरियर्स आपस में होते हैं उनको खत्म कर दिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन ऑफ या प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दूसरा ने ये कहा कि स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए दो तरीकों से, एक तो ये कि ट्रैक बिछाया जाए या फिर ट्रेन का ट्रैक एक शामिल होना चाहिए, या तो सड़कें या तो ट्रेन का ट्रैक्स। ठीक है, दूसरा कनेक्टिविटी, यानी कि इतना नेटवर्क हमारा, ये जो फाइबर ऑप्टिक का ये सारी की चीजें, ये सारे प्रोजेक्ट इसमें इसलिए शामिल किए गए ताकि कनेक्टिविटी ओवरऑल कंट्रीज में जहां जहां से चाइना गुजरने की कोशिश कर रहा है वहां वहां पे वो कनेक्टिविटी के गोल्स को अचीव कर सके। आगे उसने ये कहा कि वी मस्ट बिल्ड द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, ये वो ही दोनों। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हम लोगों को एक नई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए इन दोनों रोड्स का
इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट के नाम पर। ठीक है जी, इतनी सी सिर्फ उसने बात की इसमें। सेकंड एक हाईलाइट है छोटी सी कि चाइना इज यूजिंग ओबोर टू एजर्ट इट्स रीजनल लीडरशिप थ्रू अ वास्ट प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। असल में चाइना ओबोर के प्रोग्राम को, जो ओबोर प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड का, उसको एग्जर्ट कर रहा है अपनी रीजनल लीडरशिप के थ्रू, जस्ट बिकॉज के वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रोग्राम को एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक डेवलपमेंट लाना चाहता है जितने अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखिए जियो इकोनॉमिक्स। अब वो तो हो गया जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली क्या है, चाइना देख रहा है जी कि किस तरीके से ओबोर को कहाँ कहाँ से लेके आएगा। 11 पॉइंट्स है जहाँ से चाइना ये सिल्क रोड और जो उसकी 21st सेंचुरी की मैरीटाइम सिल्क रोड है जिसको गुजार है। फर्दर ये चाइना कहता है कि चाइना इज यूजिंग ओबोर टू एजर्ट इट्स रीजनल लीडरशिप थ्रू अ वास्ट प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इट्स एम टू रीजनल प्रोडक्शन चेन within China would be a center of advanced manufacturing and innovation and the standard setup. चाइना जो है अपनी प्रोडक्ट्स जो वो वहां पे प्रोड्यूस करता है, चाइना में प्रोड्यूस करता है, उसको ओवरऑल तमाम कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, एक कंट्री जब अपनी प्रोडक्शन को दूसरे कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी तो लोग जब वो चीजें इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्ड सेटर बन जाएगा। यानी कि उसने एक चीजों का स्टैंडर्ड चला दिया है कि इससे कम क्वालिटी में चीज नहीं होगी या इससे ज्यादा क्वालिटी में चीज नहीं जाएगी। दैट्स इट, ये उसका जियो इकोनॉमिक्स मतलब विजन है। लेकिन एक और चीज भी इसमें आती है कि बट इट ऑल्सो ट्रू दैट द ओबोर विल वन बेल्ट वन रोड विल हेल्प चाइना टू मीट सम ऑफ इट्स प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इसमें क्या है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस कैसे मतलब कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो चाइना को जिनका सामना है, ओबोर उसकी मदद भी उसमें करेगा। याद रहे, अभी मैं पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं कर रही हूँ कि पाकिस्तान को चाइना कैसे हेल्प करेगा। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि ये जो दो रोड्स को, यानी कि सिल्क रोड और जो थी मैरीटाइम सिल्क रोड, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके ये जो ओबोर का प्रोजेक्ट बनाया गया, ये चाइना के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। अभी सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है और किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर ये वाली जो स्लाइड है बेटे, इसमें कह रहा है कि ये जो ओबोर का प्रोजेक्ट है ये चाइना को इकोनॉमिकली जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस टाइम चाइना, उसके लिए क्या हेल्प आउट करेगा। फर्स्ट थिंग कि ये इनकरेज करेगा उनकी रीजनल डेवलपमेंट को। ठीक है, इन चाइना थ्रू बेटर इंटीग्रेशन विद नेबरिंग इकोनॉमीज। अगर आपकी रीजनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, यानी कि आप ट्रेड बैरियर्स कोई नहीं लगा रहे हो, चाइना ईरान में भी एक्सपोर्ट कर सकता है, चाइना इंडिया में भी एक्सपोर्ट कर सकता है, चाइना पाकिस्तान में भी आ सकता है, चाइना अफगानिस्तान में भी जा सकता है, तो फिर चाइना को तो प्रमोशन मिल गई। जितनी उसकी नेबर इकोनॉमीज में उसकी प्रोडक्ट्स जाएंगी उतना उसके लिए ये चीज बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट ये कि वाइल एक्सपोर्टिंग चाइनीज स्टैंडर्ड्स जब वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा, साथ साथ में वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या उसकी जो दूसरी ओवर कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, एक्सेस कैपेसिटी की, उसको भी एड्रेस करेगा। चाइना के पास लेबर बहुत सारा है, वो अपना लेबर जो एक्सेस कैपेसिटी है उसके पास या जिस जिस चीज की भी रिसोर्सेज की है वो उनको भी आगे यूटिलाइज कर पाएगा। इनके ओबोर इतना हेल्पफुल होगा चाइना के लिए। नेक्स्ट ये है कि ओबोर को सक्सेसफुली लॉन्च कब किया गया था। ओबोर का प्रोजेक्ट फाइनल पोजीशन में कब दुनिया में ऑपरेशनल फॉर्म में आ गया था, तो बेटा 2014 में ओबोर वाज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इनटू चाइनाज नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एट द सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस। सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर 2014 में ओबोर को ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट कर दिया था चाइना की नेशनल इकोनॉमी की। ये एक स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्दर ये कि बीजिंग ने अनाउंस कर दिया कि 3 रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स जिसके अंदर से ओबोर एक और था। अच्छा, यहाँ पे बीजिंग का जिक्र भी बार बार आएगा। बीजिंग का इसलिए आएगा कि बीजिंग इटसेल्फ ओबोर के अंदर जितने वन बेल्ट वन रोड के अंदर जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये बीजिंग अपने लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। अपने प्रोविंसेस यानी कि उसके स्टेट के अंदर जितनी चीजें आती हैं, बीजिंग उसको भी अप्लाई कर रहा है ओबोर को बहुत एक्टिवली। इसके बाद डिस्कस करती हूँ कि बीजिंग इज कीन टू ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस टू reintegrate underperforming provinces, and OBOR has been touted to as one of the key solution. बीजिंग के लिए ओबोर एक सक्सेसफुल प्लान है जो कि उसको इकोनॉमिकली बूस्ट अप कर सकता है। ठीक है, इसलिए बीजिंग ओबोर की तरफ ज्यादा इंसिस्टेड है।
बाकी ये एक छोटी सी एक स्ट्रैटेजी दिखाई गई, ये एक चाइना का मैप है, ठीक है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बिल्कुल चाइना का पूरा मैप है, जिसके अंदर थोड़े से जो लाइट सी ये कलरिंग है, ये ओबोर के मेन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और बाकी ये जो यहाँ पे ओबोर रिलेटेड प्लान्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अभी मतलब उनके ऊपर कोई उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जबकि ये जो डार्क एरिया है, ये नो ऑफिशियल मेंशन इन द ओबोर स्ट्रेटेजी, ओबोर स्ट्रेटेजी के अंदर इसको ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन बीजिंग ये चाह रहा है कि चाइना जिस तरीके से तरक्की करेगा, उसी तरीके से ओबोर के प्लान्स डिफरेंट उनके कंट्रीज में भी एक उसका नेटवर्क बिल्डअप होना चाहिए। फर्दर ये है कि बेटे एक और चीज अभी, अच्छा इसमें थोड़ा सा टॉपिक से हट के आई है, चाइना मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज पे अमल करता है, ठीक है। चाइना जब कोई काम स्टार्ट करने लगता है तो वो एक पूरे एक स्ट्रेटेजिक प्लान को फॉलो करता है, उसी स्ट्रेटेजिक प्लान को फॉलो करने के लिए उनके पास एक चाइनीज सेइंग है, ठीक है। दिस इज जैसे हमारी कुछ प्रोवर्ब्स होती हैं, हमारी कुछ पर्टिकुलर कॉल होती हैं, इसी तरीके से चाइना की भी एक सेइंग है कि जो थर्ड टायर कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जबकि सेकंड टायर कंपनीज जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करती हैं, जबकि फर्स्ट टायर जो कंपनीज होती हैं वो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, ठीक है। थ्री टायर कंपनीज होती है ना, जो दो थर्ड टायर होगी वो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाएगी, उसका सिर्फ फोकस ये होगा कि हाँ अब इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, ये बना लिया, ये काम कर लिया। जबकि सेकंड टायर कंपनीज ऐसी कंपनीज जो कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहती हैं, वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगी, हमेशा अपनी कंपनी के अंदर जिद्दत लेके आएंगी। आज वो लैपटॉप्स यूज करें, लैपटॉप्स के अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके वो दूसरों लोगों से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, जबकि जो फर्स्ट टायर कंपनीज है वो स्टैंडर्ड्स बनाती है। स्टैंडर्ड से मुराद है बेटे वो ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाती हैं और उसको इतना आगे एक्सपैंड करती हैं ट्रेड के जरिए कि वो हर जगह चीज इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, और उस चीज को हर जगह इंटरनेशनल या नेशनल तौर पे ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इट मीन्स के दे हैव मेड देयर स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल सा है कि चाइना इस चीज को, इस पॉलिसी को फॉलो करता है, और वो सबसे पहले फर्स्ट टायर कंपनीज के हवाले से बात करता है। आगे एक छोटी सी बात है ओबोर और चाइना के हवाले से कि चाइना इज नॉट जस्ट ट्राइंग टू एक्सपोर्ट हायर एंड गुड्स थ्रू ओबोर। ओबोर के जरिए यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना सिर्फ और सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बट टू इनकरेज द एक्सेप्टेंस ऑफ चाइनीज स्टैंडर्ड्स। वो ये भी चाह रहा है कि मैं सिर्फ जो दूसरों की जरूरत है वो बना बना के दूसरों को एक्सपोर्ट ना करूं, बल्कि जो चाइना में चीजें इस्तेमाल हो रही है वही चीजें बाहर जानी चाहिए। अब बिल फर्ज में एक आम मिसाल लेती हूँ, चाइनीज कपड़ा है, कोई एक स्पेसिफिक अंदाज का उनका ना सिल्क होती है उनकी, ठीक है, चाइनीज सिल्क जिसको कहा जाता है, वो अक्सर मार्केट्स में अवेलेबल होती है। वो अगर वो चाइना से वो कपड़ा बन के आएगा या वो थ्रेड बन के आएगा, जो भी चीज है वो चाइना से आएगा, तो वो चाइनीज की चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड्स सेट हो जाएंगे, यानी कि चाइना की चीजों को एक्सेप्टेंस मिल रही है। चाइनीज सिल्क जो है वो चाइना के लोग जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो हमारी जरूरत तो नहीं है, हम तो किसी और किस्म का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम अपनी मार्केट में देखते हैं कि वहां की चीज यहाँ पर आ रही है और ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, तो लोग उसकी तरफ, लोगों का ट्रेंड बढ़ता है, लोगों का रुझान बढ़ता है उसकी खरीदारी के लिए। तो इससे क्या होता है कि चाइना का सिर्फ और सिर्फ ये गोल नहीं है कि भाई वो हर जो दुनिया में चीजें इस्तेमाल हो रही है उसको एक हाई एंड बना के उसको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में डाल के उन चीजों को एक्सपोर्ट करे, बल्कि जो खुद चीजें इस्तेमाल करता है उनको भी बाहर भेजे, ताकि चाइनीज की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस भी उसको ग्लोबली मिल सके। अगली बात हम ये करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द हाई स्पीड रेल सेक्टर, द चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूजिंग ओबोर। एक तो है ना रियल सेक्टर के लिए यूज करिए। आपको आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि जब ओबोर की बात होती है तो साथ में एक वो बुलेट ट्रेन भी दिखाई जाती है, इस तरीके से उन्होंने ट्रेन बनाई होती हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ रियल सेक्टर के ऊपर काम नहीं करिए, बल्कि ओबोर टू पुश फॉर चाइनीज स्टैंडर्ड्स इन अदर सेक्टर्स सच एज एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन। एनर्जी में कैसे कर रहा है, एनर्जी में सोलर पावर लेके आ रहा है, सोलर पावर को हर जगह इंट्रोड्यूस करवा रहा है। आज से पहले भी तो पाकिस्तान में ये सोलर पैनल्स हुआ करते थे, लेकिन नहीं उनका इतना यूज नहीं था, लेकिन चाइना ने डिफरेंट सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिए। मतलब एक एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं रही, अब प्लेट्स की भी डिफरेंट कंपनीज आना शुरू हो गई, उसके अंदर चाइना ने ये इंट्रोडक्शन करवा दिया सोलर एनर्जी का। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में बेटे सबसे बढ़िया मिसाल है हवावे की। हवावे जो है वो डायरेक्ट उधर से आया है, फिर इसके बाद एक और भी हमारे पास है ZTE है, वो यहाँ पे नहीं चलती, वो कहीं और
और उसका नेटवर्क चलता है। तो इस जरिए टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी को भी आगे लेके आ रहे हैं, ना सिर्फ अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करे ओबोर के जरिए। उसने एक गोल नहीं रखा, उसने डिफरेंट गोल्स रखे हुए हैं जहां से उसको इकोनॉमिक एक्सपेंशन मिलेगी। ये अगली बात वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हुआवे और ZTE से रिलेटेड। तो इससे आगे फर्दर मैं मूव करना चाहूंगी कि इन टर्म्स ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी प्रॉब्लम, ये भी जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ओबोर के जरिए वो डिफरेंट ममालिक में अपनी एक्सेस कैपेसिटी प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना चाहता है। तो ओबोर इज लेस अबाउट बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, उसको अपनी एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं बढ़ानी है, ठीक है। वो ऐसा चाहता नहीं कि ज्यादा बढ़े, लेकिन वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट करना चाहता है, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दूसरे ममालिक में जाके लॉन्च करना चाहता है, such as steel, and more about moving the excess production capacity out of China। यानी कि जितनी excess capacity है वो बाहर जाके भी लोगों में ज़र मुबादला कमा सके, असल उनका गोल सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके बाद बात करते हैं कि चाइना ने एक क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है एक्सेस कैपेसिटी के साथ डील करने की। ठीक है जी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज कोट कही कि ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस द चाइनीज गवर्नमेंट डिलीवर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टिमुलस पैकेज in recent economic history. It saved China and arguably a host of the other countries, including Australia. अच्छा, यहाँ पे जब उनकी प्रॉब्लम आई थी, एक ग्लोबल क्राइसिस आया था, तब चाइना ने क्या किया था कि चाइना ने फॉर रिसेशन बाय सेटिंग कमोडिटी प्राइसेस स्काई हाई, यानी कि प्राइसेस उनकी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, स्टिमुलस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके जरिए उन्होंने क्या किया कि वन ऑफ इट्स लास्टिंग side effects was the creation of massive excess capacity in many industrial sector from steel to cement। उन्होंने कहा कि चीजों की प्रोडक्शन बढ़ा दो, बेतहाशा बढ़ा दो। जब प्राइसेस बढ़ने लगी ना तो उन्होंने एक्सेस प्रोडक्शन की तरफ ले गए कि जब ये सेल आउट नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल्स हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा की बात करते हैं कि चेयरमैन एंड चाइना डेवलपमेंट बैंक के ह्यू इनका नाम मतलब फर्स्ट नेम प्रोनाउंस कर देती हूँ, ठीक है, ह्यू। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि चाइना को ये जो अबोर्ड है हेल्प करेगा अगर ये वन बाय वन किसी चीज को फॉलो करें। लेकिन इसके अंदर फॉलो करने के लिए चाहिए क्या, ओबोर्ड इज टू हेल्प चाइना अंडरगो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड अपग्रेड इट्स इंडस्ट्रीज। मैंने आपको पहले कहा था कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी चाइना चाहता है इस ओबोर के जरिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए। मूविंग अवे फ्रॉम द चीप मास मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, जो उनका पहला था कि जिसको हम लोग अपने आम जुबान में कहते हैं चाइना की प्रोडक्ट है कि ये इतनी मतलब हाईली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, उस वो मॉडल से निकल के अपनी इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो उसके अबाउट उसने एक छोटी सी सही कही कि ऑन द वन हैंड वी शुड ग्रेजुअली माइग्रेट और लो एंड मैन्युफैक्चरिंग टू अदर कंट्रीज and take pressure off the industries that suffer from an excess capacity problem. At the same time, we should support competitive industries such as construction engineering, high-speed rail, electricity generation, machinery building, and telecommunication moving abroad। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी हल्की फुल्की चीजें बाहर एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे कंट्री में जो हाई एंड प्रोडक्शन है, जिसमें हाई स्पीड रेल उनकी है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मशीनरीज हैं, उनकी टेलीकम्युनिकेशन है, इन सारी चीजों को भी ओवरऑल ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवाया जाए। नेक्स्ट ये है कि वी नीड टू गेट सम मॉडल प्रोजेक्ट्स डन एंड शो सम अर्ली साइंस ऑफ सक्सेस एंड लेट दीज कंट्रीज फील द पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ आवर इनिशिएटिव। चाइना ओबोर के हवाले से ये कहता है कि हमें जल्द अज जल्द कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी मेक इट डन, इसको खत्म करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए, ताकि दूसरे कंट्रीज के ऊपर ओबोर का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े और इससे पॉजिटिव बेनिफिट्स हासिल हो सके और पता लगे कि ये जो ओबोर का जो प्रोजेक्ट है इट्स अ बेनिफिशियल प्रोजेक्ट या बेनिफिशियल इनिशिएटिव। ये मैं जरा स्किप करूंगी, मैं आपको यहाँ से हाईलाइट छोटी सी बताती हूँ कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ओबोर के सिलसिले में चाइना को फेस करनी पड़ी। सबसे पहली प्रॉब्लम, तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल ट्रस्ट बिटवीन चाइना एंड अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ओबोर कंट्रीज। ओबोर कंट्रीज और चाइना के दरमियान कुछ पॉलिटिकल ट्रस्ट की कमी है। पॉलिटिकल ट्रस्ट की कमी बेटे ऐसी होती है कि जब आपका अपना पॉलिटिकल जो है
डेमोक्रेसी, यहाँ आपका डेमोक्रेसी नहीं है तो आप लोगों का पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर आपके कंट्री में इम्बैलेंस्ड हो तो उसकी वजह से आपके ट्रेड रिलेशंस भी खराब होते हैं। तो जब तक आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप लोग का ठीक नहीं होगा तब तक आपका दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे आप लोगों का लिंक सही हो सकता है। तो यही वजह है चाइना के लिए कुछ पॉलिटिकल ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा कुछ ओबोर कंट्रीज के साथ। एक ओबोर नहीं, बहुत सारे ओबोर कंट्रीज हैं, उन सब में से पाकिस्तान भी एक है। ठीक है थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ओबोर के सिलसिले में क्या है, 2/3 of the above countries have a sovereign credit rating below investable grade। इसके बारे में मैं फर्दर आप लोगों को आगे बताऊंगी, ये सिर्फ हाइलाइट्स दे रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है जो ओबोर को सेंस करता है ओबोर फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। लास्ट जो प्रॉब्लम वो ये है, क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ओवर लेवरेज एंड रिस्क अवर्स ऑफ चाइनीज फाइनेंसेस। चाइनीज जो हैं वो फाइनेंस करने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो फाइनेंस करते हैं तो उनको काफी सारे रिस्क अवर्स अवर्जन देखनी पड़ती है। उनको लगता है कि शायद अगर हमने इस कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट दी तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक सिलसिला चल रहा है और बैंक इनकी किस तरीके से, वर्ल्ड बैंक या इनका जो इंडस्ट्री एंड कमर्शियल चाइना बैंक है वो इनकी कैसे हेल्प कर रहा है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी। इसके अलावा एक और इस चीज में थोड़ी सी चीज मैंने ऐड करनी है कि इट हैज फाइनेंस्ड 5 प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान एंड हैज एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच इन लाहौर। लाहौर में इनके जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जो है उसने एक अपना मतलब ओबोर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ एक बैंक बनाया है और उसके अंदर उसने 5 पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस भी किया है और उसकी जो एक ब्रांच है वो लाहौर में इस्टेब्लिश भी हो चुकी है। लास्ट में मैं कहूंगी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट है येपिंग होंग चाइना का, उसने एक सिंपल सी बात कही थी ओबोर प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट द इनिशिएटिव इज बाय गेटिंग डन with 1 or 2 projects। ठीक है, if they turn out to be effective it will be easier to take the next step। if early projects are disasters the future path will be hard। उनके इकोनॉमिस्ट ने उनको एक पहली इंडिकेशन दे दी है कि अगर आपने इस ओबोर के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं, ख्वाह वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हों, ख्वाह वो टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स हों या फिर वो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हों या इकोनॉमिक मतलब जिससे भी रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें से 1-2 को पहले आप सक्सेसफुल करें। अगर वो सही जाते हैं तो फिर इट मीन्स कि आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। एक साथ सारे प्रोजेक्ट्स चला लेंगे, सारे प्रोजेक्ट सारे कंट्रीज में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपके लिए सिचुएशन वर्स हो जाए। अच्छा, ये इसको मैं स्किप करना चाहूंगी। अब मैं आती हूँ सीपेक और पाकिस्तान के हवाले से बात करने के लिए। इसके बारे में जो फर्दर है वो हम इंशाल्लाह ताला अपने कल अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सीपेक और पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है ये आपको मैं जरा थोड़ी सी इसकी हाइलाइट्स दे दूं। बेटे सीपेक इन पाकिस्तान का सिंपल सा अगर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ये बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप क्या होता है बेटे, फ्लैगशिप कैसे मुराद है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपना पूरी एक चीज को ओन कर रही हो, किसी प्रोजेक्ट को ओन कर रही हो, इसीलिए कहा जाता है कि जो सीपैक है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ओन कर रही है पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए सीपैक को पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बीआरआई माना जाता है। बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बीआरआई है जिसको हम ओबोर भी कहते हैं उसके अंदर से निकला है सीपैक का प्रोजेक्ट जिसको पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है विद द 3 मोटिव्स। वो मोटिव्स क्या क्या है, पहला मोटिव है स्ट्रेटेजिक, सेकेंड मोटिव है इकोनॉमिक, थर्ड मोटिव है पॉलिटिकल। यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर पाकिस्तान को देने के लिए उन्होंने सीपैक का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस करवाया। उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर उन्होंने 3 गोल्स रख दिए, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा सा बताया थी। स्ट्रेटेजिक से मुराद है कि वो साउथ चाइना सी, मलाक्का स्ट्रेट एंड इंडियन ओशन को भी कैप्चर करना चाहता है थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट उसका ये कि इकोनॉमिक में वो क्या चाहता है कि एक नेटवर्क एक्सपेंशन हो और ट्रेड रिलेशंस बेटर हो। अगर नेटवर्क एक्सपेंशन जैसे वो अपनी टेलीकम्युनिकेशन को इधर बढ़ाएगा और अपने ट्रेड रिलेशंस की प्रमोशन करेगा तो पाकिस्तान को भी उससे फायदा होगा। थर्ड उसका ये कि पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। लिबरलाइजेशन जो ये जो बेसिकली कंसेप्ट है, ये इसके खिलाफ जो है काफी सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है वो इसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन चाइना वाहिद कंट्री है जो कि पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन के ऊपर
काम करना चाहता है और वो सेम चीज को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का विलिंग है। इसके अलावा वो चाहता है कि पॉलिटिकल बेसिस इजी लैंडिंग के दौरान में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी कंट्री, अब हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। हमें लैंडिंग की जरूरत पड़ती है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। अब हम लोग डेवलपिंग होने की वजह से हमें कर्जजात में जब हम लोगों ने उनको रिटर्न करना है तो हमारे इंटरेस्ट रेट हमारे आड़े आ जाते हैं। हम लोग अपने लोन्स को सही तरीके से स्ट्रैटेजिक वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उतनी देर में हमारे इंटरेस्ट हाई एंड पे पहुंच जाते हैं। तो उसने कहा है कि ऐसी कंट्रीज के लिए इजी लैंडिंग होनी चाहिए। जितने हमारे पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन होगी उसी से हमारी इजी लैंडिंग भी एसोसिएट होगी। आखिरी बात जो करूंगी वो सीपेक के इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर सीपेक के इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोशल भी हैं और वो इकोनॉमिक भी हैं। अगर सोशल की बात की जाए तो सोशली एनर्जी क्राइसिस कम होंगे सीपेक की वजह से। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगी। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन आएगी। ये सोशली हमें बेनिफिशियल रहेगा इन तीन स्पेसिफिक फील्ड्स में। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के ऊपर सीपेक के क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। जहां जहां सीपेक के इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपेक की वजह से हमारे पाकिस्तान में लगाए गए हैं, वहां पे इंशाल्लाह ताला आने वाले एक दौर ऐसा आएगा इंशाल्लाह 2023 के अराउंड कि हमारे पास वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। आज लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है लेकिन पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। जब सीपेक का कोई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ, जब इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में उनको एक इनिशिएट मिलेगा, वो सक्सेसफुली रन हो जाएंगे, तो वहां पर उनको मैनेजर्स की जरूरत होगी, उनको डिफरेंट लोगों की जरूरत होगी, और यानी उनको हाई पोस्ट से लेके लेबर तक के पोस्ट लोगों की जरूरत होगी। तो जब उनको वो जरूरत पूरी करनी है तो ऑब्वियस थिंग है वो हायर करेंगे हमारे पाकिस्तान से लोग। तो पाकिस्तान के लोग जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्टेबल हो जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक फायदा हमें क्या होगा सीपेक का, एफडीआई। एफडीआई से मुराद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मुराद है जब कोई बाहर का मुमालिक जो है अपने ब्रांड की इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में करता है। अभी हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिचुएशंस यहाँ पे वॉर्स हैं। हर कोई डरता है कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट वॉर सिचुएशन की तरफ ना चली जाए। ठीक है, पॉलिटिकल तौर पे उनको काफी सारे खदशात यहाँ पे लगा के। अगर यहाँ पे सीपेक सक्सेसफुल हो गया तो लोगों के दबाव, मतलब बाकी कंट्रीज के सामने हमारा एक इम्पैक्ट आएगा कि हाँ, यहाँ हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वी आर सेफ, ये कंट्री हमारी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए सीपेक का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा कि इससे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंट्रीज में आके इन्वेस्ट करेंगे। फायदा हमारा ही है, हमारा जरिए मुबादला फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। एट दी एंड हमें क्या फायदा होगा कि फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाएगी। फॉरेन रिजर्व्स यानी कि जो भी हमारे रिजर्व्स होते हैं फॉर एफडीआई से रिलेवेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे जैसे जैसे बढ़ेंगे उस तरीके से हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे हमारे कंट्री में। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान ओबोर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि चाइना और ओबोर क्यों इनिशिएटिव लेना चाहता है, ठीक है, उसको उसके अंदर क्या मसाइल है। उसके बाद हमने एक छोटी सी हाईलाइट ली कि हाउ पाकिस्तान इज रिलेटेड टू द सीपेक प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान एंड सीपेक के कैसे है कि ये बीआरए का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग 3 मॉडल्स के बारे में बात करें और उसके कुछ हमने थोड़े से हाईलाइट्स लिए कि उसके सीपेक के कुछ इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो किस तरह के वो आप लोगों को बता दिया गया है। इसके अलावा एक छोटी सी मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी, एक छोटी सी लिस्ट दिखा के कि ये जो मैं ओबोर की बात कर रही हूँ, आपको ये जो ओबोर का इतना बड़ा नेटवर्क दिखाया था जो कि चाइना से स्टार्ट होकर इतने सारे कंट्रीज को कवर अप कर रहा है, 11 स्टेशन को गुजर रहा है, तो इसमें कितने कंट्रीज शामिल है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओबोर के अंदर कितने कंट्रीज शामिल हैं। इसको एंड में बताने का मकसद ये है कि ये चीज आपके माइंड में रहे कि जो चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ इस टाइम ऑपरेशनल है। तो बेटे ओबोर के लिए मैं एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने रखूंगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि वन बेल्ट वन रोड कंट्रीज की क्या लिस्ट है। तो बेटे ये कवर अप कर रही है ओवरऑल 64 कंट्रीज को। सबसे इसका स्टार्टिंग कंट्री कौन सा है, वो है चाइना। अदर कंट्रीज में इसके मंगोलिया और रशिया आता है। साउथ एशिया में ये मैक्सिमम 8 कंट्रीज को कवर कर रही है जिसमें हम भी शामिल हैं। ठीक है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर ये 11 कंट्रीज को फॉलो अप कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया जो है वहां 5 कंट्रीज की तरफ से ये रोड गुजर के जाती है।
और इसी तरीके से वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ये 16 कंट्रीज बनते हैं जिनको ये हमारा ओबोर का प्रोजेक्ट, चाइना का ओबोर का प्रोजेक्ट देख रहा है, अंडर ले रहा है। फिर इसके बाद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में भी 16 कंट्रीज हैं, और जो अदर 6 हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे अदर 6 स्टेट्स इसके अलावा कौन सी है जिनको ओबोर जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर अंदर लेके आ रहा है। तो टोटल 64 कंट्रीज हैं जहां पे ये वन बेल्ट वन रोड कंट्रीज के नाम से, मतलब कंट्रीज के अंदर इनको काउंट किया जाता है, जहां पे ये ओबोर का जो ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये चाइना का प्रोजेक्ट इन द वर्किंग पोजीशन है। आप लोग चाहें तो अपने माइक्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। डू लेट मी नो कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको देख लें, अदरवाइज मैं फिर यहाँ पे ये चीज स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। या मैं आपको एक सेकंड लिंक शेयर कर देती हूँ, उसमें आप लोग मुझे अपनी क्वेश्चनिंग वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, आई एम क्लोजिंग इट ओवर हियर, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है उसको मैं सेकंड लिंक में देख लेती हूँ, ठीक है जी।